जैसे कल एक क्लास लिए थे तो कल क्लास लिए, फिर आज लेंगे, फिर कल लेंगे, तो 3 गो क्लास हो गया ना लगातार। 3 गो क्लास में कम से कम आप अधिकार तक खत्म कर लेंगे, मौलिक अधिकार तक। तो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य तक खत्म हो जाएगा, इतना से टेस्ट ले लेंगे। उसके बाद फिर आगे पढ़ाएंगे, फिर टेस्ट ले लेंगे, फिर आगे पढ़ाएंगे, फिर टेस्ट ले लेंगे, फिर करेंगे, लास्ट में पॉलिटी खत्म होगा ना, तो संपूर्ण पॉलिटी का इकलौता टेस्ट डिस्कशन करा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। रिवीजन मेन आपका है, मकसद यहाँ रिवीजन। तो टेस्ट लेंगे यानी कि कल के बाद परसों, है ना। चलिए आ जाइए। भारतीय संविधान सभा हेडिंग होगा, भारतीय संविधान सभा। कल हम लोग चर्चा किए थे कि भारतीय संविधान बनाने का जो संक्षिप्त इतिहास रहा था, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए तरह तरह अधिनियम बनाया गया था, उन सबों में से हम लोग क्या क्या लिए थे और कैसे चर्चा किए थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान सभा। जब देश आजाद हुआ उसके बाद न संविधान लागू हुआ, लेकिन संविधान सभा का गठन पहले ही हो गया था। क्यों? क्योंकि पहले से पता था, अंग्रेज लोग बता दिया था कि जून 1948 तक हम लोग आजाद कर देंगे, लेकिन आजाद कर दिया 47 में। तो पहले से संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गया था ना, तो आजाद होने के बाद संविधान बनता, पता चलता 2 साल संविधान बनाने में लगता, तब लागू होता। इसलिए संविधान पहले ही बन गया था, माने बनने की प्रक्रिया शुरू हो गया था, लागू नहीं हुआ था। आजादी के 3 साल बाद संविधान जाके लागू हुआ है ना। तो आइए संविधान सभा हम लोग चर्चा करते। पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन पूछता कि संविधान सभा का गठन कौन सा मिशन योजना के पर आधारित था। कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। एक लाइन में स्पष्ट हो गया कि संविधान सभा का गठन कौन सा मिशन योजना के तहत हुआ है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ है। और कब? जुलाई 1946। एकदम याद रखना है आपको। अब कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे, स्टेफर्ड क्रिप्स एगो हो गया, पैथिक लॉरेंस दूगो हो गया, एबी अलेक्जेंडर 3 गो हो गया। कहता कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। तीनों में अध्यक्ष था पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस। 3 गो सदस्य थे, तीनों में अध्यक्ष था पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कब आया था? मार्च 1946 में। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, है ना। 3 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन था कैबिनेट मिशन का? पैथिक लॉरेंस था। कौन था? पैथिक लॉरेंस था। और संविधान सभा का गठन कौन सा मिशन योजना के तहत हुआ है? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। संविधान सभा का गठन कब हुआ है? 1946। संविधान सभा का गठन क्यों हो रहा है? संविधान बनाने के लिए। संविधान सभा का गठन क्यों हो रहा है? संविधान बनाने के लिए। दुर्गा पूजा समिति का गठन क्यों होगा? दुर्गा पूजा कराने के लिए होगा ना। अध्यक्ष बनेगा, कोषाध्यक्ष जो भी बनेगा, तो दुर्गा पूजा कराने के लिए दुर्गा पूजा समिति का गठन होगा। उसी प्रकार से संविधान सभा का गठन हो रहा है संविधान बनाने के लिए। गांव में मीटिंग होता है, ट्रांसफार्मर खराब होता है, तो ट्रांसफार्मर बनाने के लिए कि बिगाड़ने के लिए? बनाने के लिए। तो संविधान सभा का गठन हो रहा है संविधान बनाने के लिए। जैसे गांव में ट्रांसफार्मर खराब होता तो सबका मीटिंग होता, ओकरे में से अध्यक्ष बनेगा, उपाध्यक्ष बनेगा, कोषाध्यक्ष बनेगा, सदस्य बनेगा, सलाहकार बनेगा, चंदाकर्ता बनेगा, सब अलग अलग मंत्री रहेंगे। ठीक उसी प्रकार से संविधान सभा का गठन हो रहा है। क्यों? संविधान बनाने के लिए। और कौन सा मिशन योजना के आधारित? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया था? जुलाई 1946 में आया था। देख रहे हैं ना। कैबिनेट मिशन कब आया था? मार्च 1946 में। लपेटिए दीजिएगा ना। और संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो पहले संविधान सभा का गठन हुआ कि पहले कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ? आगमन हुआ। कैबिनेट मिशन कहां से आया है? चांद पर से? ब्रिटेन से आया? लंदन से? इंग्लैंड से? अब देखिए, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार पहले, सबसे पहले स्वराज पार्टी 1934 बना लीजिए में प्रस्तुत किया था। 1934 बना लेना। कैबिनेट मिशन के संस्तुति के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ, लेकिन उससे भी पहले संविधान सभा के गठन का बात किया था कौन? स्वराज पार्टी। कब किया था? 1934। स्वराज पार्टी की बात करें तो एक पॉइंट आपको वहां याद रखना है कि इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन कहां? अभी के हिसाब से कहां? प्रयागराज।
इलाहाबाद में जनवरी 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे CR दास और सचिव थे मोतीलाल नेहरू। गठन कौन किया था? तो CR दास भी मोतीलाल नेहरू दोनों है, तो दोनों, क्योंकि सचिव है ना एगो। वह स्वराज पार्टी 1934 ईस्वी में संविधान सभा का गठन का मांग किया था पहली बार, लेकिन ना हुआ। हुआ कब गठन? जुलाई 1946 में। कौन सा मिशन योजना के सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन कब आया था? मार्च 1946। पॉइंट क्लियर है? संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित किया गया था। अब दुर्गा पूजा समिति गठन हो रहा है, तो दुर्गा पूजा समिति में सदस्यों की संख्या कितना निर्धारित किया गया? समझ के चलना कि संविधान सभा दुर्गा पूजा समिति है, ट्रांसफार्मर बनाने वाला समिति है। आइए देखिए, अब 389 सदस्य टोटल रहेंगे संविधान सभा में, ऐसा बात तय किया गया। जेकरा में 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे। ब्रिटिश प्रांत माने वैसा प्रांत जहां ब्रिटिशर्स का कब्जा था, अधीन था, वहां से 292 सदस्य आएंगे। और 4 गो चीफ कमिश्नर जब अभी भारत में यूटी है ना, संशासित प्रदेश 8 गो, उसी प्रकार से चीफ कमिश्नर हुआ करता था, 4 गो वहां से रहेंगे सदस्य चीफ कमिश्नर से। गांव में मान के चलिए 4 गो टोला है, तो 2 गो ऊ टोला से सदस्य रहेगा, 2 गो ई टोला से रहेगा, और 2 गो ई टोला से रहेगा। जो मेन टोला वहां के अध्यक्ष रहेगा ना, होता है, और जिधर ज्यादा चंदा मिलेगा उधर से कोषाध्यक्ष रहेगा। कुछ हिसाब से करता है ना जी। तो आगे देख लीजिए, तो चीफ कमिश्नर के क्षेत्र से प्रतिनिधि करेंगे वो 93 गो सदस्य देशी रियासत के। देशी रियासत माने यहाँ का राजा, जहाँ का जो रियासत का शासक है, जो रियासत का राजा है, वहां से कितने सदस्य? 93 सदस्य तय किया गया। टोटल मिला के 389 सदस्य हो गया। आगे आ जाइए। मिशन योजना के अनुसार, माने कौन मिशन योजना? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। तो कै को सदस्य के लिए चुनाव होगा? कुल 389 सदस्य में से, माने चुनाव हुआ खाली 389 सदस्य का चुनाव। कह को कौन जीता जरूरी ना है। कितने सदस्य का चुनाव हुआ? 389 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ। क्लियर? जिन्हें विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा चुना गया। विधानसभा द्वारा चुना गया, हाँ सर। जैसे आप देखो हिएगा, अभी हम लोग विधायक को वोट देते हैं ना, और विधायक लोग वोट देते हैं, राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। अभी संविधान सभा के सदस्य को डायरेक्ट जनता वोट दे के नहीं चुना है। 10 लाख आबादी पर एगो विधानसभा का सदस्य चुनाया था उस समय, और सब विधानसभा के सदस्य मिलकर के संविधान सभा के सदस्य को चुना था। यानी जनता का चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा संविधान सभा का चुनाव हुआ है। कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली था। संविधान सभा सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली था, जो 10 लाख आबादी क्षेत्र एरिया पर एगो संविधान सभा का सदस्य को चयन किया गया था। समझ आ रहा है बात? चलिए, पॉइंट क्लियर है? अब देखिए, 389 गो में आप जानते हैं कि टोटल सदस्य की संख्या 389 तय किया गया था, है ना। अब देखिए, कांग्रेस को 208 गो मिला था उम्मीदवार संविधान सभा के। कांग्रेस के उम्मीदवार कितना थे? और मुस्लिम लीग को कितना? 73। अब बाकी अन्य दल को स्वतंत्र उम्मीदवार माने निर्दलीय थे। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ। ठीक है सर। जैसे सब संविधान सभा का सदस्य चुना गया तो मीटिंग होगा ना। सब मुखिया लोग सब पंचायत से चुनाव जीत गए तो मुखिया जी के एसडीओ साहब मीटिंग कराएंगे ना। पंचायत राज पदाधिकारी मीटिंग कराएगा ना, सबके शपथ दिलाएगा। लोकसभा के सब सदस्य चुन के गए, जीत के गए, तो संसद में सबका शपथ ग्रहण होगा ना, मीटिंग तो होगा ना। उसी प्रकार से संविधान सभा का सब सदस्य जब चुनाव जीत गया, चुनाव जीतने के बाद
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। क्लियर? मान के चलिए अब कुछ ही दिन में दशहरा का माहौल आने वाला है, दुर्गा पूजा होना है, तो दुर्गा पूजा समिति का गठन होगा ना, कहीं मीटिंग होगा ना। तो वैसी मीटिंग हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। हाँ, सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य सजीदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। कैसा? टेम्परवरी अध्यक्ष चुना गया। मतलब क्या है सर? जैसे दुर्गा पूजा समिति को लेकर बैठक किए हैं, जो सबसे बुजुर्ग आदमी है उसी को अध्यक्ष चुना गया। जैसे ट्रांसफार्मर बिगड़ गया है गांव में, चबूतरा पर मीटिंग हो रहा है, तो अध्यक्षता कौन करेगा? चाहे तो सबसे बुजुर्ग माने मुख्य आदमी है गांव के, हाँ, तो पैसा जिसके पास ज्यादा है उसी को मुख्य मान लिया जाता है। पैसा वाला ज्यादा रहता है, वैल्यू ज्यादा मिलता है गांव घर समाज में। ऐसा बात ना है? हाँ हाँ। अब चंदा सबसे कम देगा। कहे का मतलब ये है ना, इस सबसे ज्यादा पैसा दिए थे कौन? सजीदानंद सिन्हा, बड़ी पैसा खर्चा किए थे। इनको अध्यक्ष बना दिया टेम्परवरी। बुजुर्ग थे, सीनियर थे, अब अस्थायी अध्यक्ष बन गया। क्लियर? पहला मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष सजीदानंद सिन्हा। कहता संविधान सभा के उद्घाटन समारोह का अध्यक्षता कौन किया? पहला बैठक का अध्यक्षता कौन किया? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सदानंद सिन्हा। दिल्ली में पहला बैठक का अध्यक्षता कौन किया? सदानंद सिन्हा। पहला उद्घाटन अस्थायी कौन है? मुस्लिम लीग इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा का मांग प्रारंभ कर दिया। मुस्लिम लीग कहा कि हमारा ये मीटिंग से कोई मतलब नहीं है, बैठक का बहिष्कार कर दिया और पाकिस्तान के लिए अलग एगो संविधान का मांग कर दिया। ट्रांसफार्मर के लिए मीटिंग हुआ, 2-4 गो घर के आदमी नहीं जाता है, कहते हमारा ये ट्रांसफार्मर से कोई मतलब ना है। जब तक कि पुरानका कौन तेल निकाल के बेचले है, पुरानका ट्रांसफार्मर जब तक नहीं बनेगा, हमारा नया ट्रांसफार्मर से कोई मतलब ना है ना। 2-4 को झाड़ देता है दम। तो मुस्लिम लीग वही कह रहा है कि हमको इस संविधान सभा का बैठक हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान के लिए अलग संविधान का मांग कर दिया। क्लियर? आगे देख लीजिए। बाकी सब मान के चलिए मुस्लिम लीग नहीं लिया, बाकी जो बैठक में था उन लोग फिर भाई मीटिंग होगा, जो नहीं गया उसको तो छोड़िए ना देगा लोग, और चर्चा करेगा थोड़ा सा कि फलनवा कहा नहीं आया, चिलनवा कहा नहीं आया। तो कोई ओकरे में कह दिया कि बाजार चल गया, कोई कहता है कि ओकरे में उनको कोई मतलब है नहीं, रह गया समाज से कुछ कुछ बोल के, लेकिन कार्यक्रम तो आगे जारी न रहेगा। ओकरे में समझदार एगो आदमी रहेगा तो कह के छोड़िए, जो नहीं आया ओकरा छोड़िए, जो आए हुए मिलकर चर्चा करिए। होता नहीं सा? तो वही हुआ, आया था सब मिलकर चर्चा करने लगा। लेकिन हैदराबाद गया था, ऐसा रियासत था जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए, नहीं गया था ये। मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग तो गया था, बहिष्कार कर दिया। ये रियासत ऐसा है हैदराबाद कि गेवे नहीं किया था कि हमारा मीटिंग से कोई मतलब ना है। जैसे कितना जयबो करता है ना, तो मीटिंग हो रहा है ट्रांसफार्मर के लेके तो निकाल देगा नहर का मैटर, कि नहरिया जो जाम करके रखे हैं वो कौन होगा? रोडवा पर जो नाली निकाल रहे हैं, ओकरे में जेकर नाली निकल रहा रोड पर खड़ा होके गए तो नाली रोड पर नहीं तो कपार पर जाएगा, पानी है तो बहेगा ना। मतलब 2-4 हर वैरायटी के लोग रहेंगे मीटिंग में। तो पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग अलग संविधान का मांग कर दिया, चल दिया कि कोई मतलब ना है, बहिष्कार कर दिया। आई था कि गेवे नहीं किया। कितना जाने के बाद भी मीटिंग में से लुंगी झाड़ के चल लेते हैं कि जा कोई मतलब नहीं है, उठ के चल जाता है, मीटिंग के बीच में से उठ के चल जाएगा। और कितना शामिल नहीं होता। तो शामिल नहीं हुआ कौन? हैदराबाद। और बीच में से कौन लुंगी झाड़ के चल दिया? मुस्लिम लीग। आइए आगे। हाँ, प्रांतों या देशी रियासत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधि दिया गया था। जनसंख्या के अनुपात पर साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एगो स्थान का आवंटन किया गया था। प्रांत में 10 लाख की आबादी माने 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व तो एगो आदमी करेगा जो संविधान सभा में सदस्य रहेगा। 10 लाख लोग की बात कहेगा, है ना। जैसे 50,000 के लोग की बात एगो जिला परिषद करता है, 7,000 लोग की बात एगो मुखिया जी करते हैं। 7,000 लोग जाएंगे तो जाम न लग जाएगा पंचायत सचिवालय में, और जिला में जाएंगे 50,000 आदमी तो जगह रहेगा। इसीलिए 50,000 आदमी का एगो बात करता है आदमी, जिला परिषद। उसी प्रकार से 10 लाख आदमी की कौन बात करेगा संविधान सभा में? एगो रहेगा संविधान सभा का सदस्य। पॉइंट क्लियर? आगे आ जाइए।
प्रांतों का जो प्रतिनिधि दिया गया था, अभी रिजर्वेशन है ना कि एसी का इतना सीट रहेगा, इतना ओबीसी का रहेगा। तीन गो प्रमुख समुदाय की जनसंख्या पर आधारित था। पहला था मुस्लिम को दिया गया था, दूसरा सिख को, और तीसरा जनरल। माने तीन कैटेगरी में पूरा सीट को बांटा गया था। क्लियर? मुस्लिम लीग को, सिख को, और मुस्लिम को सिख और साधारण, साधारण में सबको ही आता था जनरल सीट। अब देखिए संविधान सभा की प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष, 13 गो समिति का गठन किया गया था संविधान बनाने के लिए। कै गो? 13 गो समिति का गठन किया गया था। दुर्गा पूजा मनाने के लिए समिति का गठन किया जाता है। समिति में अध्यक्ष रहेंगे। अध्यक्ष का काम होगा मेन फाइनल फाइनल बड़का बड़का आदमी से डील करना। कितना चंदा कटवा दे बोलिए, लेकिन चंदा लग गया होगा ना, बतियाते हैं। हाँ, तो मतलब अध्यक्ष बड़का बड़का आदमी से डील करेगा, खाली मेन मेन काम डील करेगा, वो अध्यक्ष रहेगा। और कोषाध्यक्ष रहेगा, सब पैसा का हिसाब किताब रखेगा। इतना मूर्ति जी के बयाना दिए, इतना इतना डीजे वाला का दिए ना, लिखाएगा। बूंदिया वाला का साटा इतना हुआ है, लिखाएगा ना, सब लिखाएगा। वो कौन करेगा? कोषाध्यक्ष। तो इसी देखिए संविधान सभा में 13 गो समिति गठन हुआ, जिसमें संचालन समिति का अध्यक्ष कौन बने? संविधान सभा का जो संचालन होगा केकरा देखरेख में होगा? राजेंद्र प्रसाद का। यह संविधान सभा का अध्यक्ष भी थे। संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, और प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष, लोकल लोग की बात करेंगे सरदार पटेल, और संघ की बात करेंगे नेहरू जी। माने मोदी जी रहेंगे नेहरू जी, और नीतीश कुमार रहेंगे पटेल जी। समझ रहे हैं? आगे देख लीजिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर। संविधान कैसा होना चाहिए, कैसा उसका खाका होना चाहिए, प्रारूप कैसा स्ट्रक्चर होगा, सब कौन बनाएंगे? माने इनके देखरेख में तैयार होगा। क्लियर? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक खाली उतना ही, सरदार पटेल। आगे राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद। 7 गो, 7 के नीचे आ जाइए नोट। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक 5 गो उप समिति गठन किया गया था इन सबों के अंतर्गत, जेकरा में मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष वही हरेंद्र चंद्र मुखर्जी, HC मुखर्जी। क्लियर है? आगे देख लीजिए। आगे ये सब जरूरी नहीं है, सब छोटे छोटे समिति बहुत सारा है, तो क्या होगा? आगे आ जाइए। संविधान सभा 1946 में समुदाय पर आधारित प्रतिनिधि देखिए किसको किसको कितना मिला था। हिंदू को संविधान सभा में कितना, और मुस्लिम को, SC को, ईसाई को, सिख को कितना सीट मिला था? पारसी कितना? 3। माने सांप्रदायिकता के आधार पर प्रतिनिधि इतना प्राप्त हुआ था। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। पॉइंट क्लियर है? आगे देख लीजिए। बाकी कौन कहां से बने थे ये सब जरूरी नहीं है, एकरा में जोन जोन जरूरी हम देखिए पढ़ दे रहे हैं। इसमें आपको एकरा में कम आ जाइए एकदम डायरेक्ट। हंसा मेहता बॉम्बे से जनरल सीट पर जीत के आए थे। कौन? हंसा मेहता। हंसा मेहता इसलिए महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा के समक्ष राष्ट्रीय ध्वज ये प्रस्तुत किए थे। कौन? हंसा मेहता। जब संविधान सभा के समक्ष राष्ट्रीय ध्वज प्रस्तुत किया गया था तो पूरा संविधान सभा का सदस्य रोया था। किस बात के लिए रोया होगा? क्योंकि वही तिरंगा के लिए भारत के न जाने कितने वीर सपूत अपना प्राण की आहुति दे दिए, न कितने अपने जान गंवा दिए, कितने माताएं मांग सुन हो गया, कितने का कोख सुन हो गया, कितने सुहागन विधवा बन गए। तो पहली बार उसी तिरंगा को जब पेश किया गया तो सब रोया था। तो पेश कौन किया था? हंसा मेहता। क्लियर? आइए आगे समझ सकते हैं। अभी अगर इंडिया T20 मैच का अगर टेस्ट फाइनल जीत के आ जाए तो पूरा देश में खुशी का लहर हो जाता है, जो कि अभी आधा लोग टेस्ट के बारे में नहीं पता है। आधा के पता नहीं टेस्टो चल रहा है इंडिया में। कम से कम आधा लोग 50% लोग को ही पता नहीं होगा कि टेस्ट भी चल रहा है कहीं, नहीं पता है। आधा लोग को, जैसे आप लोग जवान आदमी है, युवा पीढ़ी के हैं, 21वीं जनरेशन के हैं, तो आप लोग के पता होगा। लेकिन जो पहल का जनरेशन वाला उस सबके पता है
नहीं तो वो जीता है तो इतना बम पटाखा, इतना मनोरंजन होता है। अब जब पूरा हिंदुस्तान को पता था कि हम लोग 200 साल से गुलाम थे, अब पूरा हिंदुस्तान को पता चला कि हम लोग को आजादी मिला, तब उसका खुशी, अभी T20 का खुशी, दोनों में ज्यादा किसका खुशी हुआ होगा? उसका खुशी हुआ होगा। पूरा देश एंजॉय किया होगा, पूरा देश खुशी से रोया होगा। नहीं, आगे आ जाइए। रोहित शर्मा जब मान के चलिए 6 करेगा तो अभी ज्यादा लोग सीटी बजाएंगे, और उस समय ओकरो से ज्यादा सीटी बजाया होगा सब का। आगे देख लीजिए, एगो पॉइंट हो गया। सब ना जरूरी है, ये सब ना पूछता है। रेणुका रे पश्चिम बंगाल से जनरल सीट जीत के आई थी। सरोजनी नायडू महत्वपूर्ण आदमी है, बिहार से जनरल सीट पर महिला है ना। राजकुमार रीता कौर, खाली समझना है, जनरल सीट पर जीत के आई थी। सुचेता कृपलानी जनरल सीट से जीत के आई थी। विजय लक्ष्मी पंडित जनरल से जीत के आई थी। क्लियर? ये सब फेमस फेमस महिलाएं रही। जैसे राजकुमारी सुचेता कृपलानी होगा यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की बनी थी, तो इसलिए फेमस हो गया। जैसे सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, भारतों के प्रथम महिला राज्यपाल है ना। आगे देख लीजिए, आगे अगला में देख लीजिए, विजय लक्ष्मी पंडित यूएनओ में प्रथम महिला न्यायाधीश बने, क्या अध्यक्ष बनी थी, अध्यक्ष न्यायाधीश नहीं। पहला बैठक 9 दिसंबर 1946। और फिर देखिए दूसरा मीटिंग हुआ कब? 11 दिसंबर 1946 को दूसरा मीटिंग हुआ। पहला मीटिंग हुआ 9 दिसंबर 1946, दूसरा मीटिंग हुआ। पहला मीटिंग में हो गया कि घर पीछे 200 रुपये चंदा लगेगा, ट्रांसफार्मर बन के तैयार। फिर जब 200 रुपये चंदा हो गया, ट्रांसफार्मर बन गया, तो चढ़ाने के लिए मिस्त्री का पैसा घट गया, तो फिर मीटिंग होगा, 50-50 रुपये और लगेगा, होगा ना। तो पहला मीटिंग में ना, फिर दूसरा मीटिंग हुआ कब? राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हो गए, परमानेंट अध्यक्ष बन गए, कि जब जब भी मीटिंग होगा तब तक अध्यक्ष कौन रहेंगे? राजेंद्र प्रसाद। जब जब ट्रांसफार्मर खराब होगा तब तक वही अध्यक्ष रहेगा जो पहल का बार पैसा जमा किया था। वही ना हिसाब किताब देगा, पहल का चंदवा के कहाँ खर्चा किए। हाँ, वो पूरा फॉर्म में रहेगा कि हम मालिक है ट्रांसफार्मर के, ना फॉर्म में रहेगा। तनसा लेट करके आएगा, सबको जाने के बाद आएगा वो कैसे मालिक है वो पूरा फॉर्म में रहेगा वो, और तुरंत भरे पिनक जाएगा कि जाइए, हमारा हिसाब किताब से कोई मतलब नहीं है। डायरियो कभी रख देगा था, दो चार को बड़ बुजुर्ग समझाएंगे, अरे कोई बात नहीं, होता है तनी मनी, तब लास्ट में कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, रख लेगा लास्ट में डायरी, पैसा और डायरी दोनों रख के चल गया घरे। तो वही देखिए 11 दिसंबर 1946 को दूसरा मीटिंग हुआ, तो अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष बनाए गए। कै गो? H.C. मुखर्जी, हरेंद्र चंद्र मुखर्जी, और दूसरा वीटी कृष्णामाचारी, माने 2 उपाध्यक्ष बनाया गया। क्लियर है? संविधान सभा की कार्रवाई। अब तीसरा बैठक हुआ कब? पहला 9 दिसंबर, दूसरा और तीसरा 9, 2, 11 और 2, 13। तीसरा याद रखना आपको, तीसरा ही ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। संविधान सभा की कार्रवाई 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ। अब संविधान सभा की कार्रवाई जो शुरू हुआ 13 दिसंबर 1946 को हुआ, और संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव माने क्या संविधान सभा का उद्देश्य है, कौन बताए? जवाहरलाल नेहरू। जैसे मीटिंग होगा तो कोई तो कहेगा ना कि क्यों मीटिंग बुलाए हैं। सब जाके खाली कर दिया कि 10 बजे शाम में 4 से 6 बजे तक मीटिंग रहेगा जी, आना है देवी धाम। तो कह देगा कि चबूतरा पर आना है, बरगद के पेड़ पर आना है, पुल पर आना है, रोड पर आना है, तिनमोहान पर आना है, चौराहा पर आना, इसे ना कहेगा कुछ। अब मीटिंग बुला लिया, सबको एकदम पूरा मीटिंग जमा दिया। अब कोई कहेगा ना कि हम मीटिंग काहे बुलाए, कोई कहेगा हमारा तो पता नहीं, हम तो खाली आदमी के देख के आ गए हैं। दूसरा कहेगा हमारा तो वो नहीं पता था, हम तो जाने लगे, देखे थे कौची सब बात है तो हम रुक गए। तो कोई कहेगा कि जो फलाना बुलाया हुआ है ना बताएगा कि कहला बुलाए हैं, खड़ा होके कहेगा कि 1 महीना से लगातार ग्रामवासियों को अंधेरा का सामना करना पड़ रहा है, और ट्रांसफार्मर खराब हो जाने के कारण सिंचाई भी नष्ट हो रहा है,
पूरा धान के फसल नष्ट होने की संभावना है, इसलिए समय रहते हुए बनाने के लिए मीटिंग बुलाया गया है। पढ़ के सुनाएगा चाहे बोलेगा, ये ना करेगा। तो सब कहेगा अच्छा ट्रांसफार्मर के बारे में है, तो क्या उद्देश्य है? तो पुरानका यह उद्देश्य है कि पुरानका ट्रांसफार्मर बार बार जर जा रहा है, जर्जर हो गया है, उसके स्थान पर नया ट्रांसफार्मर लाया जाए। उद्देश्य तो अंधेरा है, सिंचाई करना है, लाइट लगाना है, कोई का मिल रुकल है, गेहूं नहीं पिसा रहा है, सब उद्देश्य तो तय होगा कि कौन कौन क्या करेगा। होता नहीं से सेम वहां हो रहा। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का मीटिंग में नेहरू जी कह रहे हैं संविधान बनाने का उद्देश्य यह है कि कोई अगला पिछड़ा का नहीं व्यक्ति रहेगा, कोई गरीब अमीर का भेदभाव नहीं रहेगा, कोई छुआछूत नहीं रहेगा, सबके लिए संविधान एक होगा, सबके लिए कानून एक होगा। इसलिए हम लोग संविधान बनाने जा रहे हैं। संविधान का क्या उद्देश्य होगा? तो पब्लिक को स्वतंत्रता मिलेगा, पब्लिक को समानता मिलेगा, है ना, पब्लिक को बंधुता मिलेगा, पब्लिक को न्याय मिलेगा। इसलिए संविधान का उद्देश्य है कि संविधान वैसा बनाया जाए जिसमें पब्लिक का न्याय हो, जिसमें पब्लिक के साथ अन्याय न हो, पब्लिक को अधिकार मिले, पब्लिक को स्वतंत्रता मिले, पब्लिक को समानता मिले। ऐसा संविधान बनाने के लिए मीटिंग बुलाया गया है। तो उद्देशिका कौन पेश किए हैं? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के समक्ष इस बतिया हम जो बोले कौन कहे? जवाहरलाल नेहरू पेश किए। और वहीं से शुरुआत हो गया और उसी को ध्यान रखते हुए संविधान बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुआ। जब लिखा हुआ कि भारत में भारत के लोगों को समानता मिले, तो समानता मिले ध्यान दिया जाएगा कि ऐसा कौन सा कानून लाया जाए जिससे लोगों को समानता मिले। तो हाँ, ये वाला ले आइए, ब्रिटेन वाला अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया वाला ठीक नहीं, अमेरिका वाला ठीक है। वैसा व्यवस्था लाया भारत में जो समानता मिले, है ना। ऐसा क्या लाया कि सबको स्वतंत्रता रहे, तो वहां का ठीक है, पब्लिक को स्वतंत्रता, ब्रिटेन वाला अच्छा है, इंग्लैंड वाला अच्छा है, अमेरिका वाला अच्छा है, वहां से लाया जाए, वो वाला व्यवस्था लागू किया जाए। यानी उद्देश्य के हिसाब से ही कंटेंट लाया गया। क्लियर है? नहीं बुझाएगा तो बोलिएगा। अब 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव का स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। पॉइंट क्लियर है यहाँ? अब 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य का प्रस्तुत किए थे। प्रस्तुत किए कि संविधान का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो मान के चलिए जो कह दिए सब सेम टू सेम कोई मान लेगा? बहुते लोग होगा कि नहीं। जैसे अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि नारी शिक्षा लाया जाए, नारी को प्राथमिकता दिया जाए। सब लोग कह रहा है कि मैंने पुरुष का गंगा जी से बहा के आया है, इन लोग के कहानी प्राथमिकता दिया जाए। बहुते तो होगा वैसा वैसा करने वाले। और सब कोई 10 लाख की आबादी पर जीत के आया है, तो सब कोई अपने आप में बड़का बड़का आदमी है। तो सब कोई जो है कि कोई बात को काट रहा है, कोई समर्थन कर रहा है। ऐसे करते करते फाइनल ओवरऑल स्वीकृति मिला काट छांट करके। कब? 22 जनवरी, यानी उद्देश्य पर स्वीकृति मिला 22 जनवरी 1947 को। तब संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां का नियुक्ति किया गया। जो ऊपरी समिति पढ़े ना 13 को गठन किया गया। क्लियर है? एक में प्रमुख समिति थी, जैसे देखिए संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। देखे? चलिए BN राव, बेनेगल रमा राव ना, हाँ ना, बेनेगल नरसिंह रमा राव। B से बेनेगल, N से नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। एक में क्वेश्चन निकल रहा है। पहला क्वेश्चन निकलेगा, बताएंगे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। एक क्वेश्चन। और प्रारूप कौन तैयार किया? पहली बार BN राव। संविधान सभा के समक्ष BN राव पहली बार प्रारूप दिए, लेकिन इनका मान्य नहीं रहा था। ठीक है? BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। अब क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को, है ना। आगे देख लीजिए। इसके अध्यक्ष के रूप में किसको बना दिया गया? प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर को बना दिया गया। अब प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। एगो अम्बेडकर जी, 6 गो अन्य।
जो इस प्रकार थे। कभी कभी कहता है कि कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो पहला कौन, भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष, दूसरा कौन, गोपाला स्वामी, तीसरा कौन, अलादे कृष्णमाचारी, चौथा कौन, वही के मुंशी कन्हैया मनी मुकुल मुंशी, और कौन, मोहम्मद सादुल्ला, और कौन, एन माधवराव, यानी कि और कौन, डीपी खेतान। अतः एन माधवराव किसके स्थान पर, पीएल मेहती के आधार पर स्थान पर। डीपी खेतान जब इनका मृत्यु हो गया 48 में, तो इनके स्थान पर फिर कौन आया, टी कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। दे देगा निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं थे, तो इतने संविधान सभा का सदस्य, सॉरी इतने प्रारूप समिति के सदस्य रह चुके हैं। क्लियर है। अध्यक्ष कौन है, भीमराव अम्बेडकर। सबसे मेन काम भीमराव अम्बेडकर का ही रहा, प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए, चर्चा करने के लिए। कुछ भी कहे लोग तुरंत सब फॉर्म में आ जा रहा था, सबको समझाना बुझाना बैठाना बड़ा मुश्किल होता है, नहीं। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहते हैं, आधुनिक मनु कहा जाता है ना, विधि निर्माता कहा जाता है। संविधान सभा में अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से, और देश बंटवारा के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ। देखिए कुछ दुर्भाग्य अम्बेडकर जी के साथ रहा था, कभी कभी दुर्भाग्य रहा था। क्या दुर्भाग्य रहा था, सो देखिए। जब 1932 में लंदन में रैमजे मैकडोनाल्ड सामुदायिक पंचायत का घोषणा किया था, उस समय भीमराव अम्बेडकर स्वागत किए थे रैमजे मैकडोनाल्ड के घोषणा को, जो कि 16 अगस्त 1932 में घोषणा किया था। वो क्या था, तो दलित सब अलग अलग कर दिया था, कहा कि हिंदू अलग है और शूद्र अलग है। अम्बेडकर जी इस बात को रैमजे मैकडोनाल्ड को समझाने में सफल रहे थे। 1932 के गोलमेज सम्मेलन में, सॉरी 1903 में हुआ गोलमेज, 1930, 1931, 1932, 1932। तो 1930 वाला में अम्बेडकर जी चल गए थे, 1930 वाला से अम्बेडकर जी, तीनों में गए हैं अम्बेडकर जी। तो 30 वाला में समझा दिए थे मैकडोनाल्ड को, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी था उस समय वो, और गोलमेज का अध्यक्षता भी कर रहा था। उनको समझाने में सफल रहे थे अम्बेडकर जी कि हिंदू भारत में अलग है और दलित भारत में अलग है, दोनों एक नहीं है। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए, तो दलित अलग करने की बात कहा, अलग मान रहा रैमजे मैकडोनाल्ड जब अलग मान रहा है, तो गांधी जी नाराज हो गए, कह रहे अलग नहीं है, सब एक है, बीच में से उठ के चले आए। तो आ गए। फिर भी 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड एक सांप्रदायिक पंचायत विवादास्पद मैंने विवादित एक पंचायत घोषणा कर दिया, जिसको कम्युनल अवार्ड कहते हैं, कि दलित को अलग सीट दिया जाए चुनाव लड़ने के लिए, और दलित लड़ेगा भी, खड़ा भी इलेक्शन में उस सीट पर दलित होगा, और वोट भी सिर्फ दलित देगा। जो 1909 के पार्लियामेंट्री सुधार था, याद होगा, खड़ा भी मुस्लिम होगा, वोट भी मुस्लिम देगा। उसी प्रकार से 1932 में कम्युनल अवार्ड कहा कि खड़ा भी दलित होगा, वोट भी दलित होगा। इस बात से अम्बेडकर जी ताली बजाए, बहुत बढ़िया, दलित लोगों का उत्थान होगा, ताली बजाए। और गांधी जी नाराज हो गए कि अम्बेडकर, ये तो आप दलित को अलग कर दीजिएगा तो हमारा देश की आजादी कैसे होगा, सब एक साथ मिलकर चलिए। गांधी जी पूना के एरवदा जेल में आमरण अनशन बैठ गए, फास्टिंग पर उपवास में पड़ गए। तब जाके मदन मोहन मालवीय के प्रयास से, मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है, 24 सितंबर घोषणा हुआ था। देखिए 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत के, और 24 सितंबर 1932 के पूना पैक्ट या गांधी और अम्बेडकर समझौता हुआ, जिसमें तय किया गया कि नहीं, दलित खड़ा होगा लेकिन वोट देने का अधिकार सबको रहेगा, तय कर लिया गया। यानी अम्बेडकर को वहां डिमोरलाइज कर दिया गया एक तरह से। अम्बेडकर के बाद से सहमति लोग उतना नहीं बना। महात्मा गांधी को लगा कि अम्बेडकर तो दलित कह कह करके दलित का हीरो बन गया, नेता बन गया, कल के डेट में तो पीछे फॉलोवर उसका चलेगा सब। कहा कि 1932 में महात्मा गांधी हरिजन शब्द का प्रयोग कर दिए कि आप लोग आम आदमी नहीं है, हरि के जन है। हरि मने स्वयं विष्णु, विष्णु के जन मने आदमी, विष्णु के आप लोग आदमी है। सब जाके दलित लोग गांधी जी के पीछे लाइन में लग गया कि हम लोग विष्णु के आदमी। लगा खराब अम्बेडकर जी को, बताओ हम इन लोग के कल्याण की बात कर रहे हैं। इस बात को क्यों समझाए कि हिंदू अलग है दलित अलग है। हम मैकडोनाल्ड को कह के देखिए, अगर हिंदू दलित एक होता तो कुआं पर पानी पीने का अधिकार सबको होता, तालाब में पानी पीने का अधिकार सबको होता। जो रोड से दलित जाता है हिंदू नहीं जाता है, घंटी बजाते हुए चलता है, गला में घंटी बांध के चलता है। वेद पुराण पढ़े की अनुमति नहीं था दलित को,
जो मान के चलिए सुन लिया, नहीं सुनने की अनुमति है, और कान में शीशा पिघला कर डाल देता था। तो बताइए दलित अलग है कि नहीं है? कि अगर हिंदू होता तो सब कोई पढ़ता, दलितों पढ़ता, इसलिए अलग है। मैकडोनाल्ड समझ गया कि हाँ अलग है, इसीलिए ऐसा व्यवस्था कर दिया कल्याण के लिए। अम्बेडकर जी को लगा कि बताओ हम कल्याण चाहते हैं, और गांधी जी के पीछे लाइन में सब लग गया। अम्बेडकर जी राजनीति छोड़ दिए कि जाओ, राजनीति से कोई मतलब ना है हमारा। आगे चलकर बौद्ध धर्म अपना लिए। उसके बाद जब संविधान बनने के बारी आया तो हुआ कि भाई भारत में वो आदमी को बुलाया जाए जो प्रारूप को बढ़िया से पढ़ के समझा सके, लोग में समझ पैदा कर सके। तो वह किसको बुलाया जाए? गांधी जी कहे एक तो वही है, बुलाइए उसी को। अम्बेडकर को बुलाया जाए, गांधी जी अम्बेडकर जी को बुलाए, और बुला करके वही प्रारूप समिति का अध्यक्ष बने। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। अम्बेडकर, सब जब निर्वाचन हो रहा था तो अम्बेडकर बिना निर्वाचन हो ले आएंगे? पहले स्टार्टिंग में बंगाल से चुनाव लड़वा दिए, बंगाल से चुनाव लड़ाए, और जब देश का विभाजन हुआ तो चल गया पाकिस्तान में, जो ही बांग्लादेश है, पहले पूर्वी पाकिस्तान में चल गया, तो अम्बेडकर का सीट फिर खाली हो गया। लोग कहे गांधी जी की गांधी जी उनको हटा कर नहीं देते हैं, छोड़िए, मान के चलिए खाली होइएगा तो दूसरा कोई प्रारूप समिति समझ लेगा, समझाया बुझाएगा। कहेगा ऐसा मत गलती करना, न तो आने वाला भविष्य में जो पीढ़ी होगा, जनरेशन, उस संविधान इनवैलिड कर देगा। कहे जब इतना बड़ा वरिष्ठ आदमी का कोई वैल्यू नहीं था तो हम लोग के काहे के वैल्यू देगा कोई? कि समझे कि तानाशाह लोग बनाया, अपना मन से बनाया है, जिसको बुझा रहा है उसको रखना पड़ेगा। इसीलिए अम्बेडकर को हर हाल में रखना होगा। तब जाके अम्बेडकर जी को बम्बई प्रेसिडेंसी से एगो के त्याग पत्र दिवा के दोबारा अम्बेडकर जी के वहां से लाया गया कि ना अम्बेडकर जी को रहना पड़ेगा। अगर नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से निकल जाए तो सरकार बनेगा? सरकार भी तो चलाना है, तो वह किनको लाया गया? तो ये देखिए, संविधान सभा अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से? कोई क्वेश्चन पूछेगा कि अम्बेडकर का निर्वाचन कहाँ से, आंसर देना है बम्बई प्रेसिडेंसी। कहाँ देना है? क्योंकि बंगाल वाला से कुछ काम किए कहा, वो तो अलग हो गया था। देश बंटवारा के बाद उनका निर्वाचन बंबई से हुआ था। पॉइंट क्लियर है? पहला प्रायोरिटी बंबई प्रेसिडेंसी, नहीं रहेगा तो पूर्वी बंगाल, ममता बनर्जी वाली पश्चिमी बंगाल नहीं, पूर्वी बंगाल करना पड़ेगा, नहीं रहेगा तो। इन्हें भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार कहते हैं, भारत के संविधान के जनक कहते हैं, निर्माता कहते हैं संविधान के। किनको? अम्बेडकर जी को। आइए आगे। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से, देख रहे हैं, प्रारूप समिति अपना प्रारूप तैयार करने में 6 महीना से भी कम समय लिया, बना दिया फटाक से। अम्बेडकर जी लीड रोल में थे। 29 अगस्त 1947 को गठन होवे किया था, 6 महीना जोड़ लीजिए। लगभग कितना बैठक हुआ था प्रारूप समिति के? 148 बैठक हुआ। कितना बहस हुआ होगा, कितना चर्चा हुआ, कैसे संसद में होता है, वो इसी में बक्का बुक्का हो रहा होगा। आगे देख लीजिए। अब 3 जून 1947 को योजना के अनुसार देश के बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान के कुल सदस्यों की संख्या 324 नियत किया गया। मैंने 6 महीने में प्रारूप तैयार कर लिया अम्बेडकर जी। इधर देखिए, माउंटबेटन योजना कब प्रकाशित हुआ? 3 जून 1947। ये योजना वही माउंटबेटन योजना, बालकन प्लान कहिए, माउंटबेटन योजना कहिए, दोनों 1947। ये क्या है? तो देश को बंटवारा करने के लिए, पाकिस्तान संग हिंदुस्तान संग अलग करने के लिए माउंटबेटन योजना लाया गया। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश के बंटवारा हो गया। मान लिया गया देश के बंटवारा होगा। भारतीय संविधान में कुल कितना सदस्य रहा? 324 तय किया गया कि 389 अब नहीं रहेंगे, अब कितना रहेंगे? 324। आगे आ जाइए। पॉइंट क्लियर है? देश बंटवारा के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितना नियत किया गया? 324। लेकिन 324 रहा नहीं, 299 को बचा था। लेकिन देश विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितना बच गया था? 299। तय किया गया 324 रहेगा, लेकिन बचा कितना? बाकी सब पाकिस्तान संग में, और क्या। आगे देख लीजिए। अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946। एक क्वेश्चन पूछेगा, अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946। बड़ा सुझा रहे हैं जी। हम लोग शटर बंद करके बिस्कुट रख के चल जाएंगे क्लास से। पानियों नहीं रखेंगे। बिस्कुट रख दीजिए खाली, बटर गोल्ड। हाँ, ये सुनिएगा। आगे देखिए, रतिया में कुछ करते हैं? कुछ करते हैं का जी? आइए आगे। अच्छा, पढ़ते हैं? अरे वाह, आगे देख लीजिए।
2 सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। मैंने कहा गया कौन कौन मंत्री क्या क्या रहेंगे, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, है ना। आगे देख लीजिए ना, मन लगा के पढ़िए, जैसे कहेगा मतलब जब क्लास में है तो पढ़िए, और रूम में सुतेला मैंने तो कोई डिस्टर्ब ना, मोबाइल साइलेंट करके फ्लाइट मोड में करके सुतिए, जितना फ्रेश उतना उतना सुतिए, और पढ़िए तो एकदम मन से पढ़िए। और जब स्टेटस देखना तो स्टेटस पूरा खत्म करके तभी सुतिए। हाँ, जब तक डाटा नहीं खत्म हुआ है तब तक एकदम टिकटॉक देखना है तो रील्स देखना है, इंस्टा देखना है तो देखिए, जो भी करिए एकदम मन से करिए, है ना, ताकि घर वाला के भी लगे तो मन से काम करता है, मन से पढ़ता है। ऐसे लगना ना तो निकम्मा कह देंगे ना कि मन नहीं लगता, निकम्मा है। ऐसे मन लगेगा तो कहें कमियां है, निकम्मा नहीं कहेंगे। तो अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946। हाँ, आगे आने वाले समय में छोटी छपाटी हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको जो है से पढ़ते रहना है। छोटी छपाटी से मतलब नहीं है, घर वाले को अपना सपना साकार करने का एक मौका देना है कि हम भाई नौकरी ले लेंगे इन साल, 24 में नहीं 25 विधानसभा के चुनाव से पहले होगा तो होगा, होगा 23 किसी और का, 24 हमारा है तो हमारा है, 25 हमारा है तो हमारा, ऐसे एकदम करिए तब जाकर होगा। ना तो बड़ी पढ़े वाला की संख्या, हमारा जैसा पटना में कम से कम 10,000 कोचिंग होगा, 10,000 कोचिंग जैसा शरीफ पॉइंट जैसा, जादू हो सकता है लेकिन कम तो नहीं होगा पूरे पटना जिला में खोजिएगा तो। हाँ, मोड़े मोड़ पर एकदम है। 2 सितंबर 1946 को घर वाला समझ रहे कि हमारे बेटा वहाँ पढ़ रहा है एकदम, एकदम घरे कोई फोनो करेंगे ना तो कहेंगे क्लास में नहीं ना है। घरे वाला कैसे लगता है जैसे दिन भर क्लासे में रहता है, क्लास में नहीं ना है तो अच्छा ना ना तो हाँ ठीक है, तब हालो चाल पूछेंगे। रूमों पर है तब वो क्लास में नहीं ना है, पढ़ नहीं ना रहा है, अगर पढ़ रहे हैं ठीक है तो बाद में बतियाना, तुरंत काट देंगे फटाक से एकदम। क्लास में नहीं है, पढ़ नहीं ना रहा है, एकदम चिंता में है, और रतियों में सोचते कि ना अब सूत गया होगा खा पी कर, काहे डिस्टर्ब करे। घरे वाला 10 बजे बाद समझते कि सूत गया होगा खा पी करके, उनको क्या पता कि अभी तो जगिए रहा। उनको ही नहीं पता है कि 1-1:30 बजे रात के धीरे धीरे आवाज बतिया रहा हो। 15 से 20 डेसिबल में जा रहा। उनको पता ही नहीं है, उनको पता है कि एकदम इन साल कन्फर्म है घर ढला जाएगा, इन साल कन्फर्म एकदम जमीन लिखा जाएगा। वो सब टारगेट लेके चल रहा है कि इन साल तो नौकरी ले लेगा। पीटी में 2-3 बार हो गया, मेंस में छट रहा, यहाँ तो बाबू दूसरा काम में लगे हैं। बाबू कह रहे हैं 1:30 बजे रात के कि फोन नहीं काटना, धड़कनों की आवाज सुननी है। समझिए आगे देखिए, यहाँ 2 सितंबर 1946 को क्या हो रहा? अंतरिम सरकार का गठन हुआ। जवाहरलाल नेहरू क्या हुए हैं? यहाँ यहाँ देखिए विदेशी मामले के और राष्ट्रमंडल मंत्री के, माने राष्ट्रमंडल के मंत्री बने हैं। विदेश मामला का प्रमुख कौन है? नेहरू जी। और राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल वैसा देश का समूह जो कभी ब्रिटिशर्स के गुलाम था, उसका भी देख रेख किनके देख रेख में? अब वल्लभ भाई पटेल के जिम्मा गृह मंत्रालय मिला, अमित शाह वाला डिपार्टमेंट, और सूचना प्रसारण कौन? पटेल। बलदेव सिंह को रक्षा मिला, कहता देश के पहला रक्षा मंत्री कौन थे? ये थोड़े कह रहा कि आजाद भारत के पहला, तो अंतरिम सरकार पहले यहाँ गठन हुआ तो पहला ये है। और जॉन मथाई को क्या मिला? उद्योग आपूर्ति मंत्री। ये बीपीएससी के टीचर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, टीआरई 2 में, हाँ पीटी का क्वेश्चन है। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया। आई तो मैंने आगे देख लीजिए, राजेंद्र प्रसाद को तो मत कहिए कि कितना बार पूछा होगा, खाद्य और कृषि मंत्री। राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री, बिहार से जुड़े थे ना। हाँ, जीरादेई सिवान बिहार। आसफ अली को रेलवे मंत्रालय मिला था, और जगजीवन राम को श्रम मंत्री मिला था। इतना आप रहेगा तो कंफर्म है कि नहीं छूटेगा, ऑप्शन से पकड़ा जाएगा। 2-4 को जहीं तहीं सभी याद रहेगा ना, तब पकड़ा जाता है। अब टेस्ट में आपको पूरा एकदम, पूरा अपना एकदम जीव जान लगा के पढ़ के आना होगा। पढ़ के आइएगा तब ना टेस्ट दीजिएगा, एकदम पूरा रिवीजन बढ़िया से करके पढ़ के आइएगा, ताकि जितना ज्यादा से नंबर ला सके। पहले खाली डिस्क्रिप्टिव लेके चलते थे, बड़ा समस्या हो जाता था। सब कुछ पढ़ लेते थे, समझ में भी आ जाता था, एकदम एकदम लाइन बाय लाइन समझ में आ जाता था। और जब एग्जाम में क्वेश्चन मिलता था तो पता नहीं चलता था, तो इसीलिए लगा कि ऑप्शन वाला रहेगा तो ज्यादा बेटर होगा, वो भी रिवीजन होगा, है ना। तभी पहल की है कि भाई ऑप्शनों वाला देंगे। अब मंत्रिमंडल में देखिए मुस्लिम लीग भी शामिल थे। कौन कौन मेंबर है से देखिए,
लियाकत अली को बनाया गया था वित्त मंत्री, मुस्लिम लीग के मेंबर थे। एक एक और नागेंद्र नाथ दत्त मंडल विधि मंत्री। यह बहुत महत्वपूर्ण है। कहता देश का पहला विधि मंत्री कौन थे? अब आजाद भारत के पहला विधि मंत्री है आजाद भारत में भीमराव अम्बेडकर। आजाद भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री, विधि मंत्री भीमराव अम्बेडकर, जबकि भारत का योगेंद्र नाथ मंडल। क्लियर? इतना ही, आगे देख लीजिए। अगला पॉइंट में आ जाइए। देश विभाजन के बाद संविधान सभा के पुनर्गठन हुआ। कब पुनर्गठन हुआ? 31 अक्टूबर 1947 को। यहीं तक किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना बचा? 31 अक्टूबर 1947 को जब पुनर्गठन हुआ देश विभाजन के बाद, तो तय किया गया था कि देश विभाजन के बाद 324 को रखेंगे, लेकिन बचा कितना? 299 पुनर्गठन करने के बाद बचा। हाँ, पाकिस्तान समर्थित था, मिल गया। आगे, प्रारूप समिति से संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा अपना रिपोर्ट दे दिया। देखिए क्या कह रहा है, याद करिए। 29 अगस्त 1900 किसका गठन हुआ था? प्रारूप समिति का 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ था, ये ना। और रिपोर्ट कब दे रहा? डेट के साथ 21 फरवरी 1948। कितना दिन? लगभग 6 महीना कहवे कि पहले। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद, पूरा एकदम राय मशवरा चर्चा करने के बाद फाइनल रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष पेश किया कि हाँ, यह वाला रहेगा प्रारूप, ये ढांचा यह रहेगा संविधान का। क्लियर? तब जाके पेश किया। ऐसे फाइनल मान के चलिए, क्या मीटिंग में तय हुआ? एगो पेज पर लिखाया और फाइनल तय हुआ कि 200 रुपया घर पीछे चंदा लगेगा। चूल्हा प्रमुख का मीटिंग हुआ है कि 200 रुपया चंदा लगेगा। अब एक गो परिवार में अगर 3 गो चूल्हा जल रहा है तो उसको 600 रुपया देना होगा, ना होगा? ऐसा ना कि खाना बन रहा अलगे अलगे कह दे हम नहीं एके में है चंदा देवे खवाई, वैसे ना अलगे अलगे दिए। सब नोट करके लिखाएगा कि नोट, एक परिवार में अगर 3 गो चूल्हा जल रहा है तो 3 गो का दिया जाएगा। चर्चा, जो मोटर चलाएगा अलग से दिया जाएगा, देना होगा। जिसको गेहूं चक्की का मिल चलेगा उसको 500 रुपया देना होगा। सब तय होगा ना, मीटिंग में तय होगा। ट्रांसफार्मर बनेगा तो ना, तो मिल चला के पैसा पिटले है और सब आदमी जल रहा है ट्रांसफार्मर तो चंदा बराबर दे रहा, तो गड़बड़ हो जाएगा बाकी सबके साथ। तो देखिए, तो प्रारूप रिपोर्ट दे दिया कि क्या क्या हुआ। फाइनल संविधान सभा के समक्ष रखाया। अब कहेगा मीटिंग में फाइनल के पढ़ के सुनाओ जी, क्या मीटिंग में हुआ? तो यह मीटिंग में हुआ कि 200 रुपया चंदा लगेगा, और जो मिल चलाएगा अलग से लगेगा, और जो मोटर चलाएगा उसको भी लगेगा, और जो 3 गो चूल्हा जल रहा है तो 3 गो के चंदा लगेगा। लिख के पढ़ाया। और लास्ट में सब ओकरा पर सदस्य क्या करेगा? साइन करेगा। जितना उपस्थित है सब, कितना लड़कों चल जाएगा, हमू साइन कर देते। जा जा, तुमको 18 साल नहीं हुआ। जिसका 18 साल नहीं हुआ उसको ग्राम सभा मीटिंग में वैल्यू नहीं रहता। कदक दूध के दांते नहीं झरे लो, मीटिंग में बनेगा भेज देगा उसको, है ना। तो रिपोर्ट दिया। तो देखिए संविधान सभा क्या किया। संविधान सभा संविधान का पहला वाचन मैंने पहला बार पढ़ा। एक बार कोई पढ़ के सुनाया, कोई बुजुर्ग आदमी नहीं समझ में आया तो फिर नहीं कहेगा फिर से पढ़ के सुनाओ, काटता हुआ है। फिर से पढ़ेगा। 200 रुपया चंदा है, चूल्हा वाला के अलग, चूल्हा वाला के देना होगा, प्रत्येक चूल्हा पर देना होगा, मिल वाला के अलग से लगेगा, मोटर वाला के अलग से लगेगा, फिर से पढ़ेगा ना। देखिए संविधान में पहला वाचन हुआ, पहला बार पढ़ा गया। कितना समय लगा? 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर 1948। कितना समय में पढ़ गया? 5 दिन में पढ़ के सुना दिया, फिनिश। शॉर्टकट टाइप के दम लगा। कुछ लोग आके नहीं समझ में आया, फिर से। तो संविधान सभा पर दूसरा वाचन हुआ, फिर से। देख रहे हैं, 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949, लगभग कितना दिन हुआ होगा? यानी पहलका से ज्यादा समय कि कम समय? बहुत ज्यादा है ना। तो दूसरा बार एकदम कोमा तक समझा दिया होगा कि मने प्रत्येक चूल्हा को अलग अलग। इसका मतलब हुआ फरिया के कि दादाजी के 3 गो लड़का, तीनों के चूल्हा अलग अलग, तो तीनों के लगेगा 200। तो समझाने में ज्यादा ना समय लगा दूसरा में। तो बहुत ही आदमी दूसरों बार में नहीं समझ पाया कि कोची कोची हुआ था जी ना होता ज्यादा समय कहता कि हमारा तो पते नहीं चला का हुआ तो फिर से समझाइए।
संविधान सभा का तीसरा वाचन हुआ, तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 24 नवंबर 1949। अब 3 बार में न समझेगा तो डायरी फाड़िए नहीं देगा कि अब हम ना पढ़ेंगे, जगह पढ़ना पढ़िए कोई पढ़ेगा दोबारा? 3 बार में सब समझ गया एकदम। तो ये वाचन हुआ, 3 बार पढ़ पढ़ के समझाया। अब क्वेश्चन क्रम पूछेगा सबसे लंबा वाचन कौन हुआ और सबसे छोटा वाचन कौन हुआ? पहला। याद रहेगा? ये क्वेश्चन इससे पूछेगा। तो देखिए यहाँ लास्ट वाला एकदम कब से हुआ है? तीसरा वाचन तीसरा बार पढ़ाया है। कब से? 14 नवंबर 1949 से शुरू हुआ, 26 नवंबर 1949 तक चला। एकदम पूरा लंबा एकदम कोमा तक ले समझा दिया ना। तो सब समझ गया, समझ गया तो क्या करेगा? पारित कर दिया गया, मान लिया कि हाँ ये है, ठीक है, साइन करिए सब। और इस समय संविधान सभा के कई गो सदस्य बचा? कहिए कि सर जी 299 गो था पुनर्गठन के बाद, बाकी कहाँ चल गया? तो बाकी फोन से बतियाने चल गया मीटिंग में से फाइनल तक 2-4 गो ना कम हो जाता है। कोई के फोन आ गया, कोई के गाय लगाना है, कोई के भैंस लगाना है, तो छोड़ के मीटिंग जाएगा कि ना जाएगा? कोई के बाल बच्चा घरे से लिए ले आ गया कि मम्मी बुला रही है घरे चलिए। अब मम्मी बुला रही है तो पिताजी कहे हिम्मत के रुक जाए? पिताजी दौड़ल दौड़ल जाएंगे, कुछ तो बात जरूर होगा। अब भले वहां गेला के बाद कोई बात नहीं है, हम सोच रहे थे कैसी हल्ला गुला ना कर लीजिए इसलिए बुला लिए अलग बात है, लेकिन चलिए ना जाएगा। तो 299 गो में से बाकी सब चल गया, बचा कितना? इतना ही सदस्य सब साइन किया, अब ये वाला संविधान पारित हो गया। हुआ कि अब फाइनल हो गया। तो ठीक है, तो 10 तारीख को लगा दिए ट्रांसफार्मा, फाइनल हो गया। तो हुआ कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होगा। क्लियर? आगे आगे देख लीजिए, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जब आजाद हुआ तो पहला मंत्रिमंडल गठन हुआ। बोलिएगा ज्यादा बोरिंग टाइप का लगे तो फटाक फटाक उड़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने आजाद भारत के पहला, और राष्ट्रमंडलों इन्हीं के पास है, विदेशी मामला भी इन्हीं के पास है, वैज्ञानिक वाला भी इन्हीं के पास। अभी होता है ना पीएमओ के पास, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास, प्रधानमंत्री के पास सब डिपार्टमेंट रहता है नहीं सब। आगे सरदार पटेल गृह मंत्री फिर बने, सूचना प्रसारण फिर बने, और राजेंद्र बाबू को पता नहीं इनको खादे देने वाला समझ गया था सब खाद कृषि मंत्री इनको फिर बनाया है ना। ये फिलोसफर नहीं थे, ये फॉलोवर थे, हर मुठा टाइप के आदमी, अध्यक्ष वैसने टाइप के आदमी रहता। जो ज्यादा कुछ करेगा तो डांटियों का बैठा था, बैठो बहुत बोल रहा है भचर भचर, उस समय से वैसने आदमी अध्यक्ष रहेगा। जगह वैल्यू ना रहेगा अध्यक्ष का वैल्यू देगा जी। तो राजेंद्र बाबू टाइट आदमी थे, तुरंत डांट के बैठा देते, बैठो फालतू नहीं बतियाना। ऊपर से बिहार के थे, 2,30,000 में फाइनल आ गए। मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन मंत्री? शिक्षा मंत्री। आइए आगे। जॉन मथाई को कौन मंत्रालय मिला? आजाद भारत में पहली बार रेलवे चलाए हैं कौन? भीमराव अम्बेडकर। आजाद भारत का पहला विधि मंत्री कौन? भीमराव अम्बेडकर। जो पिछलका अंतरिम सरकार में इनको कोई मंत्रालय ही नहीं दिया था लोग, कि बताओ जब काम पड़ रहा बुला ले रहा और मंत्रालय मिलना तो घरे भेज दे रहा छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिए थे। माने शुरुआत में 32 में राजनीतिक जीवन से त्याग पद दिए और 46 में कहे कि हम हिंदू धर्म छोड़ देंगे, बौद्ध धर्म अपना लिए थे, है ना। और यहाँ फिर लास्ट में बनाया उनको विधि मंत्री का। जानकार आदमी होना चाहिए ना जी, बतावे वाला। आगे देखिए, जगजीवन राम श्रम मंत्री, और सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री। महिला का भी एंट्री, महिला का एंट्री कराने में अहम रोल अंबेडकर जी का रहा। दलित के महिला के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने वाले व्यक्ति अंबेडकर जी ही रहे थे। वही चाहते थे कि महिला का रिजर्वेशन हो, महिला का आरक्षण मिले, सबसे प्रबल समर्थक वही थे, है ना। राजकुमारी अमृता कौर को स्वास्थ्य मंत्रालय मिला। आगे देख लीजिए, आर के समुखम सेठी, आजाद भारत का पहला वित्त मंत्री कौन? आर के समुखम सेठी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्गा प्रतिमूर्ति। आगे देख लीजिए, भारत के रियासत को, रियासत मैंने समझ रहा ना, जो छोटे छोटे प्रांत था, एक करने के लिए सरदार पटेल
और अध्यक्षता में इनके 1947 को रियासती विभाग बनाया गया, जिसके सचिव कौन थे? माने देशी रियासत को एकीकरण करने में मुख्य भूमिका कौन निभाया? हाँ, सरदार पटेल और वीपी मेनन। जैसे जब देश आजाद हुआ ना, उस समय कहीं कहीं देगा 562 रियासत, कहीं कहीं देगा 552 रियासत। आपको 52 लेना है, सॉरी 62 लेना है, 52 कह रहे हैं। 562 रियासत आजादी के समय भारत में, समझ सकते, उतने वैरायटी के नवाब राजा, उतने वैरायटी के कानून, उतने विवादित टाइप के लोग, और सबको एक में मिलाना है, चाहे पाकिस्तान में मिले चाहे हिंदुस्तान में मिले, चाहे स्वतंत्र है। मुश्किल से 3 भाग में बांटना था, चाहे तो स्वतंत्र रहिए, न तो पाकिस्तान में मिलिए, हिंदुस्तान में मिलिए। तो एक करने के लिए रियासती मंत्रालय का गठन किया गया। अध्यक्ष बने सरदार पटेल और सचिव बने वीपी मेनन। तो दोनों का मुख्य भूमिका रहा एक में मिलाने के लिए। ज्यादातर रियासत या तो पाकिस्तान संघ में मिल गया या हिंदुस्तान संघ में मिल गया। मात्र ऐसा 3 रियासत था, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जो कहा कि हम लोग स्वतंत्र रहेंगे। क्यों स्वतंत्र रहेंगे? जम्मू कश्मीर चाहता था कि स्वतंत्र इसलिए रहे कि वहां के राजा थे हरि सिंह और राजसी राज व्यवस्था था। राजा वहां जुआ शराब खेलते रहता था, शराब पी के मस्त रहता था, राजसी राज था। अब मान के चलिए कहा कि अगर पाकिस्तान में मिलेंगे तो मुस्लिम समुदाय के आधार पर इस्लामिक देश बन रहा हो, इस्लामिक कंट्री बन रहा, और हम है मानने वाले हिंदू, इसलिए हम कैसे इस्लाम संघ में मिले? नहीं मिलेंगे। और भारत संघ में क्यों नहीं मिले? क्योंकि भारत लोकतंत्र देश बन रहा था, धर्मनिरपेक्ष देश बन रहा था। भारत सभी धर्म को समान दृष्टि से सर्वधर्म संभव बन रहा था। इसलिए कहा कि भाई लोकतंत्र बनेगा, पंथ निरपेक्ष बनेगा तो हमारा राज छीना जाएगा, लोगों का राज रहेगा, यहाँ लोकतंत्र होगा, मतलब कि जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासित होगा, तो हम राजा रह नहीं पाएंगे। इसलिए हम भारतों में नहीं मिलेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे, इसलिए सब दिन राजा रहेंगे। लॉजिक कौन दिए? हरि सिंह। जूनागढ़ शासक चला गया पाकिस्तान समर्थित, और वहां के लोग कुछ कह रहे हैं भारत संघ में मिलेंगे, कुछ कह रहे हैं पाकिस्तान संघ में मिलेंगे। वोटिंग हुआ, वोटिंग में ज्यादा वोट मिला भारत संघ में मिलने के फेवर में, जूनागढ़ भारत में मिल गया। बचा हैदराबाद। हैदराबाद ना मिल रहा पाकिस्तान में ना हिंदुस्तान में। हैदराबाद कह रहा है कि हम स्वतंत्र रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहां प्रिवी पर्स एक्ट एगो था, आरबीआई समस्त भारत को कंट्रोल करता। अगर हैदराबाद भारत में नहीं मिलता तो आरबीआई से भी बाहर रहता, यानी उसके पास पैसा था, धन संपत्ति, नवाबी है, नवाब है, इसलिए चाह रहा था कि भारत में मिल जाएंगे तो नवाबी खत्म हो जाएगा, प्रिवी पर्स एक्ट खत्म हो जाएगा, इसलिए हम नहीं मिलना चाहेंगे। 2 को नहीं मिलना चाह रहा था, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। अब हैदराबाद जम्मू कश्मीर का मैटर आया, तो जम्मू कश्मीर वाला मैटर में लोकल जो पाकिस्तानी क्षेत्र का सैनिक थे वो सब सिविल ड्रेस में आ गया जम्मू कश्मीर में। क्यों आ गया? क्योंकि देखा कि हमारा नजदीक है, पाकिस्तान के बॉर्डर है, सिर है, इधर से भारत का सिर, उधर से पाकिस्तान का, कि अगर इसको मिला लेंगे तो हमारा एरिया बढ़ जाएगा। अब तो जूनागढ़ तो मिल गया भारत में, इसलिए कश्मीर अपना में मिलना होगा। सिविल ड्रेस में सेना को भेज दिया, मार काट, रेप, मर्डर बहुत अंजाम दिया सेना लोग सब, कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में मिलेंगे, ऐसा कोहराम मच गया। हरि सिंह बात को समझ गए कि अब नहीं मानेगा, तुरंत खत भेजे नेहरू जी के पास कि हम से मदद की उम्मीद, माने हम मदद का उम्मीद करते हैं। नेहरू जी कहे कि भारत नया नया आजाद हुआ है भाई साहब, अगर हम मदद करने जाएंगे तो दुनिया क्या कहेगा कि देखो ना नया नया आजाद हुआ और अत्याचार करने लगा, कि पाकिस्तान भी तो देशी बना है, अगर पाकिस्तान को वहां से भगाने लगे तो कोई कहे कि अत्याचार करने लगा, कि आप मेरा अंग नहीं है इसलिए हम मदद न कर सकते हैं। हरि सिंह कहे कि हम आपका अंग बनेंगे, उसका कंडीशन है यहाँ रहने वाले लोग का नौकरी में सिर्फ उसी का अधिकार होगा, यहाँ रहने वाले लोग यहाँ चुनाव लड़ सकेंगे, मतदान कर सकेंगे, यहाँ रहने वाला लोग को स्कॉलरशिप मिल सकेगा, यहाँ अलग संविधान होगा, अलग झंडा होगा, अलग कानून होगा, ये सब कुछ अलग होगा तो हम भारत संघ में मिलेंगे। नेहरू जी कहे कोई बात नहीं, लाइए साइन कर देते, सब कुछ डिट्टो है, सब कुछ मिलेगा, पहले एक बार मिल तो लो। मिल गए, हरि सिंह मिल गए। और उसी समय से जम्मू कश्मीर भारत का था जरूर अंग, लेकिन स्पेशल स्टेटस, वहां का पुलिस संघ के अधीन नहीं रहता था, वहां कानून अलग है, ध्वज अलग है, सब अलग रहता था। तो लोग कहते थे कि नेहरू जी का भूल था,
अगर नेहरू जी कहे होते कि नहीं सब नहीं मानेंगे तब मिलना, तब मिलता हरि सिंह। लोग कोई कहते हैं कि नहीं, नेहरू जी तत्कालीन परिस्थिति ऐसा रहा होगा कि एक बार मिलना जरूरी है, पहले मिल जाने के बाद कुछ भी हो सकता है, इसलिए नेहरू जी सही थे। दो तरह के लोग सोसाइटी में रहते हैं, कांग्रेस समर्थित भी हैं, बीजेपी समर्थित भी हैं, तो अलग अलग देखने का नजरिया था। और नेहरू जी जब तब यहाँ से जब संधि पर साइन हो गया, फटाक से भेज दिए, जाओ एकदम सेना उना को भेज दिया दल बल के साथ। तो अभी ना अपाचे और चीनी हेलीकॉप्टर मिल जा रहा है, पहले कमांडर से जाता था सेना, उतना थोड़े था टेक्नोलॉजी, उतना थोड़े, दो चार गो हेलीकॉप्टर है तो क्या एकदम उतार दीजिएगा युद्ध में डायरेक्ट। तो यहाँ से जाने में समय लगा। अब वहाँ सेना प्रमुख कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी तो एंट्री मार रहा है, दिक्कत हो रहा है। नेहरू जी को कहा वहाँ सेना प्रमुख कि रात भर हम पाकिस्तानियों को बढ़ने नहीं देंगे कश्मीर में। नदी का, बारामूला एरिया में नदी का पुल उड़ा दिया, पुल का कनेक्टिविटी टूट गया तो रात भर में पुल बना लेगा। तब तक दिन दिन तक यहाँ से पूरा सेना फौज सब पहुंच गया, और का पहुंच गया, खदेड़ने लगा, भागने लगा पाकिस्तानी, खदेड़ते गया। सेना प्रमुख बोले कि 3 दिन का और मोहलत लगेगा, खाली करवा देंगे लगले। नेहरू जी कहे कि नहीं नहीं रुक जाइए, जा रहे यूएनओ में चल जाते हैं, ना तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या लोग सोचेगा, क्या कहेगा। यूएनओ में चला गया मैटर, यूएनओ में लेके चले गए। तो कोई चाहता है कि गोतिया के झगड़ा सुलझे, आओ उधर के उलझा के छोड़ देता, कभी कहला आप लोग झगड़ा कर रहे हैं, वही लाइन खींच दी येलो से, लाइन ऑक्युपाइड कश्मीर खिंचा गया कि जो जहां वहीं रहिए, कहला इधर उधर कर रहे हैं। आधा दूर है पाकिस्तान, आधा दूर हिंदुस्तान, कश्मीर का पाक अधिकृत होने है, इधर हिंदुस्तान। उस समय से अभी तक स्पेशल स्टेटस के था, लेकिन 2019 में मौजूदा सरकार क्या किया, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया। वहां के संविधान अलग नहीं, अब एक होगा, ध्वज एक होगा, कानून एक होगा, आईपीसी सब लागू होगा जो बाकी सब राज्य में लागू है। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर हो गया। अब हैदराबाद पर पूरा सरदार पटेल फायर हो गए कि आप खाली बिना काम के काम करते हैं नेहरू जी, गृह मंत्रालय हमारा क्षेत्र में, हम जाएंगे, छोड़िए। सरदार पटेल ऑपरेशन कौन सा, ऑपरेशन पोलो चलाए, कहे कि यहाँ से सैनिक भेजे, कहे कि जो भी कहेगा कि भारत संघ में नहीं मिलेंगे डायरेक्ट काटिए दीजिएगा, एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेना है। पूरा एकदम खुल पुलिस कार्रवाई के द्वारा मारपीट कूच कांच के हैदराबाद को भारत संघ में मिला लिया गया। ठीक है, तभी मैटर लेके चला गया यूएनओ में, कहा कि तो पुलिस गया था, सेना कहाँ था, तनी मनी पुलिस के झगड़ा झंझट मारपीट पथरा उतरा में होबे करता हुआ होगा, लास्ट में हैदराबाद बन गया। क्लियर, चलिए। अब ये जो गरम गरम अभी पड़े हैं ना, पहले गरम गरम वहां टिक लगा लीजिए, इला बताए अभी जो उसके बाद यहाँ आते हैं, कुछ तुरंत आते हैं। अरे देसी रियासत के एकीकरण होगा ना कहीं टॉपिक, हाँ 0.6 में है। हाँ, देसी रियासत का भारत में बिल है, अभी गरम गरम चर्चा किए हैं, पहले उसका चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद ही वहाँ आएंगे हम लोग ना, इतना ही तो पढ़ना ही है युला में। देखिए, देसी रियासत के भारत में बिल है, रियासत को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाएगा। पॉइंट क्लियर है। जूनागढ़ रियासत में जनमत संग्रह वोटिंग करके आधार पर, हैदराबाद को पुलिस करवाई, ऑपरेशन पोलो चला करके, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर साइन करके हस्ताक्षर करके मिला लिया गया। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे देखिए, देसी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार पटेल और वीपी मेनन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। क्लियर है। अंडमान निकोबार तो फ्री में मिल गया भारत को, अंडमान निकोबार लोग जनजाति रहते थे, भारतीय सेना पहले पहुंच गया, जाके तिरंगा गाड़ दिया, अब बता दिए कि अपन है, वाला तिरंगा अपन है। अगर जनजाति से कोई मान के चली झगड़ा मोल लीजिएगा तो जान जाएगा, लेकिन पीछे नहीं हटेगा, वो सब गाड़ दिया जाके तिरंगा झंडा, कहा कि अपन है। और कुछ देर बाद पाकिस्तानी झंडा लेके आया, गाड़ने लगा, ऊपर उखाड़ने लगा, कहा कि अरे ये तो अपन है, अपन वाला उखाड़ रहा है, पाकिस्तान को उखाड़ने लगा। उन लोग वापस लौट के चला गया जहाज, खाली पहले गया तो मैंने भारत का हो गया था। सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था, वो आजादी के पहले की बात है। ठीक है, हाँ ये था ना। आ जाइए, अब संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे हैं।
संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुआ। सोचिए कितना बहस हुआ होगा, माथा चाट जाता होगा सब। अभी वो लोकसभा में मीटिंग होता है तो माथा ना चढ़ जाता है, कुर्सा उठा पटक, कुर्सी टेबल, कुर्ता धोती फाड़ा फोड़ी सब होने लगता है ना, होता है संसद में। बेचारा अध्यक्ष चुपचाप हेडफोन लगा के लगता है कि गाना सुन रहा है जैसे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, बोलने दीजिए, रुकिए, ना करते रहता है। वैसे उस समय भी हो रहा था। अब कै रुपया खर्चा हुआ ही ना मत पड़िए, है ना। कै रुपया बनाने में खर्चा लगा ये जरूरी ना है, ये नहीं पूछेगा। आगे आ जाइए। संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा क्या किया गया। तब इसमें कुल 22 गो भाग था, 395 अनुच्छेद थे और 8 गो अनुसूचियां थी। कब? 26 नवंबर 1900। वर्तमान में संविधान में 22 गो भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूची है। क्लियर है? आगे आ जाइए। संविधान के कुल अनुच्छेद में से 15 गो अनुच्छेद माने 26 नवंबर 1949 को पारित, अंगीकार, स्वीकार, आत्मर्पित। एक बात, सब साइन हस्ताक्षर कर दिया तो सब संविधान सभा के सदस्य लोग स्वीकार कर लिया कि हाँ ये सब बात हम लोग बनाए हैं। हम भारत के लोग माने जनता का प्रतिनिधि होते हुए हम लोग इस सब बात को सर्वसम्मति से स्वीकार किए हैं। यह बात पारित हुआ, सबके सहमति से मीटिंग में पास हुआ कि 200 रुपया घर पीछे चंदा हुआ। साइन किए तो स्पष्ट हो गया कि हम इसे सहमत हैं। क्लियर? संविधान के कुल अनुच्छेद में से 15 गो अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद 5 नागरिकता हो गया, 60 राष्ट्रपति हो गया, 324 निर्वाचन आयोग हो गया, है ना। सब नहीं जरूरी है, मैंने 15 गो अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को परिवर्तित कर दिया गया, लागू कर दिया गया। संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया? जबकि शेष अनुच्छेद को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यानी पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1900। और आंशिक रूप से कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1900। 26 नवंबर को हम लोग विधि दिवस या संविधान दिवस भी मनाते हैं। 26 नवंबर को संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। एक बाद संविधान सभा का बैठक कभी नहीं हुआ। और उसी दिन संविधान सभा के सदस्य द्वारा राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। मौका मिला था सबको, कोई नॉमिनेशन भर सकते हैं। राष्ट्रपति संविधान सभा पहली बार चुना है। अब देखिए, संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 के जब तक आम चुनाव नहीं हो जाता, नया संसद का निर्माण नहीं हुआ, तब तक भारत की संसद का, अंतरिम संसद का काम किया। कौन किया? भारत के संसद के काम कौन किया? संविधान सभा। क्लियर? ताकि संसद गठन होगा तब ना संसद का काम संसद करेगा। अब देखिए, और भी संविधान सभा के द्वारा और भी किए गए काम है। जैसे देखिए क्या काम किए गए हैं। तो 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। माने भारत पहले से राष्ट्रमंडल का सदस्य था। राष्ट्रमंडल का सदस्य था भारत, है ना। आप जैसा कि जानते हैं राष्ट्रमंडल का गठन कब हुआ था? 1900। देखिए, राष्ट्रमंडल ब्रिटेन के कब्जा वाला सदस्यों का समूह था, जिसका निर्माण कब हुआ था? राष्ट्रमंडल 1926 में गठन हुआ था। और 1949 जब 47 में आजाद हुआ तो 1949 में संविधान सभा सत्यापन किया। इसका मतलब क्या है सर? आप जब यहाँ एडमिशन लिए होइएगा, क्लास करते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप है स्टडी पॉइंट पटना का, बता दिया जाता है कि आप जो है ना 7320852900 पर अपना नाम और बैच टाइम व्हाट्सएप कर देंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा बैच के अकॉर्डिंग। आप बैच में ऐड हो गए, कोर्स आपका कंप्लीट हो गया, नौकरी करे लिए चले गए, बाल बच्चा सब हो गया, कोई दिक्कत नहीं था। अब नौकरी करने लगे आप, तो राष्ट्रमंडल का पहले गठन हुआ, लेकिन ब्रिटिश का कभी गुलाम था। वो ब्रिटिशर्स के गुलाम वाला एक व्हाट्सएप ग्रुप है, समझिए राष्ट्रमंडल। जब आजाद हो गया भारत तो कहा कि भाई मन है तो ग्रुपवा में रहिए। वो गुलाम देशों का संगठन था, नहीं मन है तो नहीं रहिए। तो संविधान सभा सत्यापित किया कि हम ही ग्रुपवा में रहेंगे, हम राष्ट्रमंडल के सदस्य रहेंगे।
आप नौकरी हो गया, मन है तो रहिए, नहीं मन है तो निकलिए, ये ना। तो सेम हुए वाला बात ये हो गया, मन है तो राष्ट्रमंडल के रहिए, नहीं मन है तो मत रहिए, भारत रहा। क्लियर, समझ में आ गया। और क्या काम किया इसमें देखिए, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। डायरेक्ट कहता है कि राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को अपना लिया गया। और क्या, 24 जनवरी 1900 राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत, माने राष्ट्रगान जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अपनाया। कौन, संविधान सभा। आइए आगे। और 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। क्लियर हुआ, आगे आइए। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना का घोषणा कर दिया कि चलो पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा बना दिया जाए। क्लियर है पॉइंट, चलिए आगे। हाँ, अलग पाकिस्तान के लिए अलग। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया। प्रतीक के रूप में किसको अपनाया गया, हाथी को मोहर के रूप में। आइए आगे। मूल संस्करण जो है संविधान का, जो संविधान अभी है ना, जो संवैधानिक किताब जो लिखा हुआ है, उसका मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण माने सजावट कौन, शांति निकेतन के कलाकार हैं कौन, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, यही दोनों उसका मेन जो है डिजाइनिंग की है। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संचालित एक कह सकते संगठन था, जिसमें पढ़ाई लिखाई सब क्षेत्र, नालंदा की तरह समझिए यूनिवर्सिटी है वो था। मूल संविधान के हिंदी में सुलेखन करने का काम कौन किया, लिखे का काम कौन किया, बसंत कृष्ण वैद किया गया। और नंदलाल बोस क्या किए, ये सुंदर ढंग से सजावटी किए। क्लियर, आगे। HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। पॉइंट क्लियर है, चलिए आगे आ जाइए। भारतीय संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना, भारतीय संविधान के उद्देश्य का या प्रस्तावना आज हम लोग चर्चा नहीं करेंगे ना, इतना कम है का। चलिए इतना चर्चा कर लिए, कल इतना पढ़ के आप पाएंगे, पूछताछ करेंगे, उसके बाद आगे कल पढ़ेंगे हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे, रियासत विलय पढ़ चुके, अधिकार चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम लोग परसों फिर एक टेस्ट ले लेंगे। बढ़िया से शुरुआत से ही पढ़ते रहना। अभी आपको पहला टेस्ट में इंप्रेशन खराब नहीं जाना चाहिए। टेस्ट ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। चलिए, थैंक यू सो मच।